आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के जेल से छूटने का जश्न मना रही है पार्टी। संजय सिंह को कल जमानत मिली थी, आज वो तिहाड़ जेल से शर्तों के साथ छूट गए। लेकिन संजय सिंह के छूटने का मतलब यह नहीं कि आम आदमी पार्टी की मुसीबत भी पीछे छूट गई। आज ईडी ने हाईकोर्ट में ऐसा खुलासा कर दिया कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल और बाहर पार्टी की टेंशन बढ़ गई। केजरीवाल के मामले में ईडी ने आज हाईकोर्ट में जो कहा है, उससे लगता है कि आज फिर केजरीवाल की रात तिहाड़ में बेचैनी में ही कटेगी। लेकिन ईडी ने ऐसा क्या खुलासा किया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक बात तो आम आदमी पार्टी समझ चुकी है कि केजरीवाल का जेल से बाहर आना इतना आसान नहीं। इसलिए पार्टी इस तरह का माहौल बनाने में जुटी है जिससे किसी तरह से केजरीवाल को हेल्थ ग्राउंड पर राहत मिल जाए। आज आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर बीजेपी पर 2 बड़े आरोप लगा दिए। पहला आरोप यह लगाया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रही है, उनकी जान को खतरे में डाल रही है। दूसरा यह कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर उस जेल में रखा गया है जहां खतरनाक कैदी बंद है। यहां तक दावा कर दिया गया कि कुछ कैदी केजरीवाल को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया कि 21 मार्च यानी जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तब से आज तक यानी 12 दिन में अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो गिर गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के वक्त अरविंद केजरीवाल का वजन 69.5 केजी था, जो अब 65 किलो रह गया है। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी की कस्टडी में 3 बार उनका शुगर लेवल गिर गया, एक बार तो 46 तक चला गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल की सेहत के मामले में लीगल हेल्प लेंगे, यानी कोर्ट में भी इस बात को रखा जाएगा। एक बार आम आदमी पार्टी के नेता को सुनिए, फिर बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सेहत और वजन गिरने के दावों का सच क्या है। जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है। आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। यानी आम आदमी पार्टी के हिसाब से चलिए तो जिस किसी भी आदमी को शुगर की बीमारी है उसको जेल नहीं भेजना चाहिए। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों के बीच तिहाड़ प्रशासन ने बयान जारी करते हुए आज बताया कि 1 अप्रैल 2024 को जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ लाया गया तब उनका वजन 65 किलो था। आज तीसरे दिन भी उनका वजन 65 ही किलो बना हुआ है। 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 139 था। 2 अप्रैल को शुगर लेवल पहले 182 दर्ज हुआ, फिर 160 दर्ज किया गया। 3 अप्रैल को शुगर लेवल 140 दर्ज किया। इसी तरह अरविंद केजरीवाल का बीपी भी रोज मॉनिटर होता है। 1 अप्रैल को उनका बीपी 120/82 था, 2 अप्रैल को 121/83 और 3 अप्रैल को यानी आज 116/82 दर्ज किया गया। यानी सब कुछ देखिए तो नॉर्मल है और जेल में जाके तो उनका वजन स्टेबल हो गया, अब गिर भी नहीं रहा। तिहाड़ प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अरविंद केजरीवाल की सेहत ठीक है, वाइटल्स नॉर्मल हैं, शुगर लेवल कंट्रोल में है, किसी तरह की कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। उनके सेहत में कोई गिरावट भी दर्ज नहीं हुई। तिहाड़ जेल के डॉक्टर्स और प्रशासन लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के सेल के बाहर तैनात वार्डर को भी यह आदेश दिया गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा भी असहज दिखें तो तुरंत डॉक्टर्स को बुला लिया जाए। अब अरविंद केजरीवाल के वजन गिरने को लेकर अलग अलग दावे भी हैं। उनकी पार्टी कह रही है कि 12 दिन में 69.5 किलो से वो 65 किलो हो गए हैं। तिहाड़ प्रशासन कह रहा है कि पिछले 3 दिन में कोई वजन ही नहीं गिरा, 65 किलो का 65 किलो बना हुआ है। इस पर आम आदमी पार्टी का दावा है कि 21 मार्च से 31 मार्च के बीच जब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे तब उनका वजन 4.5 किलो गिरा है। इस पर ज्यादा क्लैरिटी तो ईडी दे सकती है, लेकिन सूत्रों से खबर यह है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर कोई जानकारी ही नहीं है। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया था तो उनका वजन ही नहीं मापा गया था। ईडी ने मेडिकल तो कराया, लेकिन बीपी, शुगर और दूसरे पैरामीटर चेक किए गए, अरविंद केजरीवाल का वजन ही नहीं मापा था। तो जब ईडी के मेडिकल में अरविंद केजरीवाल का वजन ही नहीं लिया गया
तो अरविंद केजरीवाल का वजन 69.5 केजी ईडी की कस्टडी में था, अब 65 हो गया। ये कैसे कहा जा रहा है? लेकिन कहना है तो कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ में आज तीसरा दिन। हमने आपको बताया था कि तिहाड़ में केजरीवाल की पहली रात बेचैनी में बीती थी उनकी। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जेल के रूटीन में ढलते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दूसरे दिन रात में अरविंद केजरीवाल को नींद आई। हालांकि 2 बार नींद टूटी भी। इस दौरान वो बिस्तर पर बैठे नजर आए। थोड़ी देर बैठने के बाद वो फिर से सो गए। जेल में केजरीवाल ने दूसरे दिन की शुरुआत सेल में झाड़ू लगाने से की। बाहर एक पेड़ के आसपास एरिया भी साफ किया, यह कहा जा रहा है। साफ सफाई के बाद केजरीवाल ने अपनी सेल में योग किया, ध्यान किया, जिसके बाद नाश्ता किया। केजरीवाल के लिए उनके घर से बना खाना आया था, जिसे जांचने के बाद दोपहर को परोसा गया। कल सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच बातचीत की। इसके बाद करीब 3 बजे केजरीवाल ने अपने वकील से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कुछ कागजों पर साइन भी किए। सेल में केजरीवाल का ज्यादातर वक्त टहलते हुए और किताब पढ़ते हुए देखा गया। अब इतना टहलेंगे तो वजन तो कम हो ही जाएगा, फिर बाहर लोग कहेंगे कि वजन गिर गया, वजन गिर गया। दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच वो अपनी सेल से बाहर आए और वॉक किया। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में कुर्सी, मेज और कुछ और चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, जिस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वो केजरीवाल की सेल में कुर्सी, मेज उपलब्ध कराए ताकि वो किताबें पढ़ सकें। इसके अलावा कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी। केजरीवाल का कहना था कि वो डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन्हें बार बार चाय पीनी होती है, जबकि जेल अथॉरिटी सिर्फ नियमों के हिसाब से उन्हें चाय देती है। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। अरविंद केजरीवाल को जेल में तो कुछ राहत मिल रही है, लेकिन जेल के बाहर उनके लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दी गई अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब जरा इसको भी सुनिए। केजरीवाल और ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई उसके बारे में बता दूं, उससे पहले यह जान लीजिए कि आज फैसला नहीं आया। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज हाईकोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। जबरदस्त। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें रखी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने उनका जवाब दिया और वो अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे। पहले केजरीवाल के बचाव में अभिषेक मनु सिंघवी ने जो अहम दलीलें दी वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि ईडी ने कैसे उन दलीलों की धज्जियां उड़ाने का काम किया। पहली दलील जो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दी कि चुनाव से पहले जानबूझकर गिरफ्तारी हुई है केजरीवाल की ताकि चुनाव प्रभावित किए जाए और पार्टी को तोड़ दिया जाए। उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का बात की कि मतलब केजरीवाल को गिरफ्तार करना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मतलब सबको समान स्तर पर रहकर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा, खेलने का मौका नहीं मिल रहा। दूसरी दलील, सेलेक्टिव बयान लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल किया है। तीसरी दलील, कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ, मनी ट्रेल का काम नहीं पता, मनी ट्रेल का कुछ पता नहीं। चौथी दलील, कोई नए बयान दर्ज नहीं किए गए, पुराने बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है। पांचवी दलील, ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी तरफ से बातें रखी। ईडी की तरफ से भी केजरीवाल की दलीलों का जवाब दिया गया। जैसे चुनाव के वक्त गिरफ्तारी पर ईडी ने अपनी दलील में कहा कि इस मामले की जांच अभी नहीं 2022 से चल रही, बयान दर्ज कराए जा रहे और गिरफ्तारियां हो रही। ईडी ने एक उदाहरण भी दिया और कहा कि मान लीजिए एक आतंकवादी है जो नेता भी है और वो आर्मी की गाड़ी को बम से उड़ा देता है, लेकिन कहता है कि उसे इलेक्शन में खड़ा होना है तो तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तो ये क्या कोई दलील हुई कि भाई तुम कुछ भी अपराध कर दो लेकिन तुम नेता हो और तुमको इलेक्शन लड़ना है तो तुमको नहीं गिरफ्तार किया जाएगा? ईडी पूछ रही है ऐसा होता है क्या? इसी तरह से ईडी ने एक आम आदमी का उदाहरण दिया कि आम आदमी तो जेल जाता है, लेकिन कोई यह कहे कि वो चीफ मिनिस्टर है इसलिए जेल नहीं जाएगा, इसलिए वो देश को लूटेगा, पैसा बनाएगा, घूस लेगा, लेकिन उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता कि वो चीफ मिनिस्टर है क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये किस तरह की दलील हुई भाई? यानी ईडी ने बड़े कड़े शब्दों में पूछा कि ये क्या चल रहा है? आम आदमी बोलते हैं, लेकिन आम आदमी जैसा व्यवहार क्यों नहीं चाहते? केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी दलील रखी कि कुछ चुनिंदा लोगों के चुनिंदा बयान के आधार पर केजरीवाल के खिलाफ एक्शन हुआ है। इस दलील पर भी ईडी ने अपनी तरफ से जवाब में कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड किए गए स्टेटमेंट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जबकि होता यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब किसी को पहली बार बयान देने के लिए बुलाता है तो उसके बयान दर्ज किए जाते हैं
उसके बाद जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ती है तो अलग अलग तथ्य दिखाकर बयान दर्ज कराए जाते हैं। असली सत्य तो तीसरे, चौथे और पांचवें स्टेटमेंट में सामने आता है, मतलब कई बार बाद में आता है। ईडी ने यह बात कही कि कोई स्टेटमेंट सही है या गलत, इसका पता तो ट्रायल में चलेगा ना बॉस। जब चार्जशीट फाइल होगी, ट्रायल शुरू होगा, तब तय होगा कि कौन झूठ बोला, कौन सच बोला। इस स्टेज पर कि गिरफ्तारी सही है कि या नहीं, या किसी को बेल देनी है या नहीं, इस स्टेज पर आप किसी का स्टेटमेंट कैसे सही या गलत मान सकते हैं? फिर तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका जो है वो कोर्ट एक तरह से कर रहा है, ये ईडी की तरफ से कहा गया। केजरीवाल की तरफ से यह दलील भी दी गई कि कोई पैसा अभी तक रिकवर नहीं हुआ, मनी ट्रेल का पता नहीं चला है। शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी भी बार बार यही दलील देती। आज कोर्ट में ईडी ने इस बड़े अहम आरोप पर साफ साफ जवाब दिया। ईडी ने कहा कि ये लोग बार बार दलील दे रहे हैं कि आरोपियों के घर से 1 रुपया नहीं मिला। ईडी ने कहा कि पैसा मिलेगा कैसे? बॉस, पैसा गोवा चुनाव में खर्च कर दिया तो पैसा घर पे कैसे मिलेगा? जब ईडी इसे लेकर सवाल करती है कि पैसा कहां है, तो बचाव में कहा जाता है कि हमें नहीं पता। ईडी के वकील ने कहा कि शराब घोटाले के आरोपी अपने बचाव में यह भी कहते हैं कि अगर उन्होंने गलत किया है तो पैसा उनके घर से मिलना चाहिए। अगर आपने पैसा किसी को ये दे दिया तो घर से पैसा कैसे मिलेगा बॉस? ईडी पूछ रही है। भाई, पैसा लिया और खर्च कर दिया तो पैसा कैसे मिलेगा? पैसा का ट्रेल ना एस्टैब्लिश होगा। ईडी के वकील ने केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से शामिल है, इसमें शामिल है। ईडी के वकील ने कहा कि आप खुद सोचिए, अगर एक मर्डर के केस में डेड बॉडी नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद आरोपी के खिलाफ मर्डर का केस चलता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता कि अगर डेड बॉडी नहीं मिली है तो मर्डर ही नहीं हुआ, यह मान लिया जाता है। सजा मिलती है ना भाई। तो पैसा खर्च हो गया मान लीजिए अगर किसी घोटाले का, तो फिर कोई केस नहीं होगा। और अरविंद केजरीवाल इतनी लंबी लिस्ट सुनाते थे जब पॉलिटिक्स में आए थे कि ये बेईमान, ये बेईमान, ये बेईमान, उनमें से किसके किसके घर से इन्होंने नोट रिकवर कर लिया था? ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस केस में मनी ट्रेल है और ईडी ने उसे लोकेट कर लिया। हो सकता है कि पूरा पैसा इस्तेमाल हो गया है, इसलिए वो पैसा ना मिले, लेकिन पैसा कहां से शुरू हुआ और कहां जाके खत्म हुआ, यह मनी ट्रेल बड़ी इंपॉर्टेंट है। केजरीवाल के वकील ने बचाव में यह दलील दी कि इस केस में तो कुछ नया नहीं हो रहा। इस केस में आखिरी बयान अगस्त 2023 में लिया गया था। इस दलील पर ईडी ने जवाब दिया, कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है कि आखिरी बयान अगस्त 2023 में लिया गया। ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल कोर्ट के सामने गलत बयान देने के अपराधी हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ईडी साफ नहीं है, लेकिन वो कितने साफ और पवित्र हैं मैं आपको बताता हूं। ईडी की तरफ से बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में यह रिकॉर्ड किया है कि इस मामले में फ्रेश स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और इस आधार पर केजरीवाल की अर्जी को तुरंत खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि वो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। बॉस, कोर्ट कुछ बोलता है, आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलते हैं, ये चल जाएगा, लेकिन कोर्ट में आप कह रहे हैं कि कोई फ्रेश स्टेटमेंट नहीं हुआ और ईडी के वकील कह रहे हैं कि भैया लोअर कोर्ट खुद ही कह रहा है कि भाई फ्रेश स्टेटमेंट हुआ है, तो ये तो कोर्ट को गुमराह ना कर रहे हैं। इसी आधार पर इनको खारिज कीजिए इनका मामला, ईडी के वकील ने कहा। केजरीवाल की तरफ से यह भी दलील दी गई कि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं। इस पर ईडी ने कोर्ट को बताया कि उनके पास बहुत से तथ्य हैं, उनके पास व्हाट्सएप चैट है, हवाला ऑपरेटर के बयान है। ऐसा नहीं कि ईडी अंधेरे में तीर चला रही है। ईडी के पास ढेर सारा इनकम टैक्स का डेटा है। ईडी ने ऐसे सबूत जोड़ लिए हैं जिससे यह दिख रहा है कि घोटाले में जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। इसका फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ और यह अपराध आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। ईडी के इस बयान के तुरंत बाद कोर्ट ने कहा कि इससे पहले कि हम फैसला सुरक्षित रखें, हम केस की फाइल देखना चाहते हैं। इस पर ईडी ने कहा कि वो कोर्ट को यह फाइल दे देंगे। आज कोर्ट में बहस के दौरान ईडी ने एक बड़ा खुलासा भी किया, जिससे पूरी आम आदमी पार्टी पर बड़ा संकट आ सकता है। ईडी ने आज हाईकोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में कुछ प्रॉपर्टीज पहले ही अटैच की जा चुकी हैं। 126 करोड़ की कीमत की प्रॉपर्टी पर एक्शन चल रहा है। ईडी आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी अटैच करना चाह रही है। ईडी ने बताया कि आम आदमी पार्टी कई लोगों का समूह है, यानी कंपनी की तरह है, और पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत लोगों का समूह भी एक कंपनी हो सकता है। इस आधार पर आम आदमी पार्टी पीएमएलए सेक्शन 70 के तहत एक कंपनी है। इस कंपनी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, जो सारे फैसले लेते रहे। अगर कंपनी की तरफ से कोई गड़बड़ी की गई है तो वो जिम्मेदार है।
इस मामले में जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो अरविंद केजरीवाल ही इस कंपनी का सारा काम देखते थे। यानी आज कोर्ट में ईडी ने आम आदमी पार्टी के लिए दो बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। पहली तो यह कि आने वाले वक्त में ईडी आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। दूसरा, ईडी आम आदमी पार्टी को पीएमएलए के तहत एक कंपनी सिद्ध करके पूरी की पूरी पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकती है। और हमने आपको पहले भी पाठशाला में बताया था कि ईडी आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाने जा रही है। शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ अपने केस को और मजबूत बनाने के लिए ईडी केजरीवाल के लॉक्ड फोन को भी किसी तरह खुलवाने के लिए संघर्ष कर रही है। केजरीवाल ने ईडी को जो फोन सरेंडर किए उनके पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे। केजरीवाल बता ही नहीं रहे कि उनके फोन का पासवर्ड क्या है, तो फिर फोन देने का फायदा क्या? ऐसे में ईडी ने एप्पल कंपनी से भी संपर्क किया क्योंकि वही आईफोन बनाती है, लेकिन कंपनी ने यूजर की प्राइवेसी का हवाला देते हुए फोन को अनलॉक करने से इनकार कर दिया। ईडी के मुताबिक केजरीवाल के फोन में कई सबूत हैं जो पूरे केस में अहम साबित हो सकते हैं। ऐसे में ईडी आईफोन को अनलॉक करने के दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। एप्पल फोन को अनलॉक करने का पहला विकल्प है लेगेसी कॉन्टैक्ट फीचर। केजरीवाल ने अपने आईफोन में सिक्योरिटी फीचर के लिए जिसका भी नंबर रजिस्टर किया होगा, वो शख्स एक प्रोसेस के जरिए केजरीवाल के आईफोन को ओपन कर सकता है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए अरविंद केजरीवाल की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ईडी के पास फोन को अनलॉक करने का दूसरा विकल्प है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का इस्तेमाल अपराधियों के डेटा को निकालने के लिए होता है, लेकिन एथिकल हैकिंग के लिए ईडी को भारी खर्चा करना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल का फोन अनलॉक हो ना हो, आज संजय सिंह तिहाड़ के लॉक से बाहर आ गए। शराब घोटाले में बेल मिलने के बाद कुछ देर पहले संजय सिंह तिहाड़ से बाहर आए। संजय सिंह के जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। ईडी ने विरोध नहीं किया, इसलिए जमानत मिली है, लेकिन फूल ऐसे बरस रहे हैं जैसे मामला ही खत्म हो गया। जेल के बाहर का माहौल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे संजय सिंह जमानत पर नहीं बल्कि बरी होकर बाहर आए। जेल से बाहर आकर संजय सिंह भाषण देने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जल्दी ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। एक बार संजय सिंह को सुन लीजिए, फिर आगे की बात। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की तरह पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और ये बात जाओ यार। संजय सिंह को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है। संजय सिंह को पासपोर्ट कोर्ट में सरेंडर करना होगा, यानी वो देश नहीं छोड़ सकते। अगर वो दिल्ली एनसीआर से बाहर जाएंगे तो अपना पूरा शेड्यूल ईडी को बताना होगा। वो अपना फोन नंबर जांच अधिकारी को बताएंगे, जिसकी लोकेशन को हमेशा ऑन रखना होगा। संजय सिंह शराब घोटाले में अपने रोल को लेकर मीडिया या सार्वजनिक जगहों पर चर्चा नहीं करेंगे। जमानत की एक अहम शर्त यह भी है कि संजय सिंह सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कल जो कथित खुलासा किया था, उस पर वो फंसती नजर आ रही। दिल्ली बीजेपी ने आतिशी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता उनको ऑफर दे रहे हैं कि बीजेपी में आ जाओ। आतिशी के इस बयान के बाद बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग की। जब ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी ने आतिशी को मानहानि का नोटिस भेज दिया। इस पर बीजेपी क्या कह रही है, सुन लीजिए। हमने कल ही कहा था कि अगर आपके पास कोई तथ्य है तो रखिए, अन्यथा माफी मांगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उनको डेफेमेशन नोटिस दिया है। हम उनसे 4 चीजें पूछ रहे हैं। किसने संपर्क किया, कोई नाम तो होगा ना, किसी ने तो बात की होगी, उसका नाम बताइए। वो कहते हैं मेरे नजदीकी रिश्तेदार को संपर्क किया, उस रिश्तेदार का नाम बताइए। किस तरह से संपर्क किया, कोई आके मिला था क्या, किसी ने फोन पे बात की थी? अगर ऐसा है तो अपना फोन दीजिए, उसको इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। आप झूठ बोलेंगे और भाग जाएंगे, इस बार ऐसा नहीं होगा। यानी बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि भैया हमने इनको कहीं नहीं बुलाया, कोई पार्टी में नहीं बुलाया, ये गलत बोल रही है। उन्होंने कर दिया मानहानि का केस। अब अगर आतिशी ठीक हैं, सच बोल रही हैं, तो वो भी ताल ठोक कर सबूत रख दें कि फलाना आदमी था, इससे फलाने आदमी ने संपर्क किया था, ये फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो है, कुछ रखें सबूत।
लेकिन सबूत तो ये लोग बहुत दिन से रख रहे हैं। खैर, आम आदमी पार्टी में तो भूचाल आया हुआ है। अब पाठशाला